आज रात 12 बजे से संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। सर भारत में हालत बहुत खराब है सर। चारों तरफ सिर्फ लाशें ही लाशें हैं। लाशों को जलाने के लिए शमशान घाट के बाहर कतारें लग रही है। बहुत परेशान है साहब, बहुत परेशान। यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे पुलिस वाले डंडे मारते। टूटी हुई साइकिल ली थी कि 500 रुपए टूटी साइकिल ली थी, आज वैसे ही चल रहे हैं। खाने का इंतजाम नहीं है क्या दिल्ली का? नहीं है सर, खाने के लिए नहीं। परेशानी यही है, दुकानें मार्केट सब बंद हैं, राशन पानी लेने में दिक्कत होती है, तो जनता ऑटोमेटिक भूखे मर जाएगी। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू होने जा रहा है और भारत वैक्सीनेशन के अपने पहले चरण में ही 3 करोड़ लोगों का टीकाकरण कर रहा है। COVID-19 did originate in a Wuhan Chinese laboratory. COVID-19 likely came from a lab leak in China. वुहान की उस लैब से ये लीक हुआ जहां पर कई तरह के वायरसों की जांच होती है। हसीन रात और एक सुहाना दिन। मैं बात कर रहा हूँ 16 दिसंबर 2019 की। भारत में सब कुछ सही चल रहा था। सभी लोग अपने रोजमर्रा के काम में बिजी थे। बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, लड़कियां टिकटॉक बना रही थी और लड़के उन टिकटॉक को देख रहे थे। यह एक तूफान के पहले की शांति थी। इसी दौरान चाइना में एक वायरस बहुत तेजी से फैल रहा था। Beijing has confirmed the number of people who have died from a new type of respiratory virus in China has now passed 40. Almost 1,300 people now infected. चाइना के वुहान शहर में कई सारे पेशेंट्स आने लगे। इन पेशेंट्स के अंदर कुछ चीजें कॉमन थी, बुखार, सर दर्द और ढंग से सांस ना ले पाना। लेकिन शॉकिंग बात यह थी, यह पेशेंट्स नॉर्मल ट्रीटमेंट से सही नहीं हो रहे थे। जब केसेस बहुत तेजी से बढ़ने लगे तो लोकल डॉक्टर्स ने चाइनीज अथॉरिटी को इन्फॉर्म किया। चाइनीज अथॉरिटी ने WHO को एक अलर्ट जारी किया। जब चाइनीज रिसर्चर्स ने इन पेशेंट्स को आइसोलेट किया तो इनके अंदर सेवरे एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 पाया गया। इन शॉर्ट COVID-19. Coronavirus. This is the city of Wuhan. It is here where health officials believe the new coronavirus originated. This is a pandemic. जब पूरी दुनिया ने चाइनीज सरकार से सवाल किए कि यह वायरस कैसे फैला, उनका जवाब कुछ ऐसा था, यह वायरस ज़्यादातर चमगादड़ में पाया जाता है और वहीं से ये इंसानों के अंदर ट्रांसमिट हुआ है। लेकिन इस वायरस का चमगादड़ से इंसान में ट्रांसमिट होना बहुत ज़्यादा रेयर है। इसीलिए उनकी थ्योरी यह कहती है चमगादड़ से ये किसी और जानवर में फैला और उसके थ्रू ये इंसानों तक पहुंचा। लेकिन इसका प्रूफ क्या है? कुछ भी नहीं। COVID-19 का ओरिजिन आज भी दुनिया में क्लियर नहीं है। इस पे अलग अलग थ्योरीज दी जाती है, जिनमें से एक थ्योरी है लैब लीक। वुहान के बैट मार्केट में जानवरों को कोई आज से नहीं खाया जा रहा है। अलग अलग जानवरों को अलग अलग तरीके से अलग अलग समय में खाया जाता था। लेकिन अचानक से एक वायरस आया, इसके केसेस आसमान छूने लगे और अब लगभग खत्म होने आ गए। हम सभी इसी थ्योरी को सच मानते हैं क्योंकि चाइना ने इसके आगे कोई रिसर्च करने ही नहीं दी। लेकिन बड़े बड़े रिसर्चर्स और ऑर्गेनाइजेशन इस थ्योरी को सच नहीं मानते। वह अपनी एक अलग ही थ्योरी देते हैं, लैब लीक थ्योरी। 2020 से 8 साल पहले चाइना के यूनान प्रोविंस में माइंस थी। वहाँ पे कुछ वर्कर्स काम कर रहे थे। इस एरिया में बहुत ज़्यादा चमगादड़ थे। तो जब ये माइन वर्कर्स उन चमगादड़ को हटाते हैं, यह लोग बैट से इन्फेक्ट हो जाते हैं। इनके ब्लड के सैंपल्स को वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी में ले जाया जाता है और जो वायरस इनके अंदर पाया गया था वह COVID-19 से 95% सेम था। ऐसा कहा जाता है कि उन सैंपल्स से चाइना और ज़्यादा इन्फेक्टियस वायरस बना रहा था, लेकिन कुछ गलती के कारण वह लैब से लीक हो जाता है। इन्हें चाइना में बैट वुमेन कहा जाता है क्योंकि इन्होंने 16 साल तक चमगादड़ के कोरोना वायरस पे रिसर्च किया है। जब इन्हें यह खबर मिलती है कि वुहान शहर में लोगों के बीच कोरोना वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है, तो इन्हें यह सुन के बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। इनका ऐसा कहना था कि वुहान जैसे शहर में कोरोना वायरस फैलना बहुत ही ज़्यादा रेयर है। इन्होंने यह तक कह दिया था कि क्या यह लैब से लीक तो नहीं हुआ है। अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने यह तक कह दिया था कि यह कोरोना वायरस नहीं है बल्कि चाइनीज वायरस है। I would like to begin
by announcing some important developments in our war against the Chinese virus. Okay, why do you keep calling this the Chinese virus? There are reports of dozens of incidents of bias against Chinese Americans in this country. Your own aide, Secretary Azar, says he does not use this term. He says ethnicity does not cause the virus. Why do you keep using this? A lot of people say it's racist. It's not racist at all. No, not at all. It comes from China. कई सारे देशों से जब टीम चाइना में रिसर्च करने गई तो या तो चाइना ने रिसर्च करने नहीं दिया या तो उन्हें पूरी तरीके से कोऑपरेट नहीं किया। और आज भी कोई भी यह गारंटी से नहीं कह सकता कि ये वायरस किस तरीके से फैला है। कोरोना वायरस जानवरों से इंसानों के अंदर आया है, इससे ज़्यादा प्रूफ तो हमारे पास लैब लीक थ्योरी के हैं। वायरस चाइना से निकल के पूरी दुनिया में फैलने लगा था। साथ ही भारत में भी कोविड की एंट्री हो चुकी थी। इसीलिए 19 मार्च को भारत के प्रधानमंत्री जनता कर्फ्यू का ऐलान करते हैं। ये है जनता कर्फ्यू। जनता कर्फ्यू यानी जनता के लिए, जनता द्वारा खुद पर लगाया गया कर्फ्यू। 22 मार्च रविवार को सुबह 7 बजे से रात 9 बजे तक सभी देशवासियों को जनता कर्फ्यू का पालन करना है, जो कि 3 दिन बाद यानी 22 मार्च को लगना था। सरकार और सारे एक्सपर्ट्स जानते थे कि 14 घंटे के इस कर्फ्यू से देशवासियों को वायरस से नहीं बचाया जा सकता, लेकिन यह पहला कदम था यह जानने के लिए कि जनता किस तरीके से कोऑपरेट करती है। प्रधानमंत्री मोदी जनता को कहते हैं कि जितने भी हेल्थ केयर वर्कर्स है या फिर वह वर्कर्स है जो कि हमें इस महामारी से बचने में मदद कर रहे हैं, उन सभी को और उनके काम को अप्रिशिएट करने के लिए सभी लोग अपने घर से तालियां या थालियां बजाएंगे। लेकिन भारतवासियों की तो बात ही निराली है। हम इस चीज को बहुत ज्यादा लाइटली ले रहे थे। मोदी जी 21 दिन का सख्त लॉकडाउन पूरे भारत देश में लगा देते हैं। यह लॉकडाउन 25 मार्च से 14 अप्रैल तक चलना था। अब जैसे ही ये खबर जनता को पता चली तो जनता पैनिक करने लगी। बड़े से बड़ा मॉल हो या छोटी से छोटी किराने की दुकान, हर जगह लंबी लंबी कतारें लगने लगी। मानो ऐसा लग रहा था कि कल से लोगों को खाना ही नहीं मिलेगा। यह हमारी सरकार का एक कम्युनिकेशन फेलियर था। सरकार यह बात क्लियर तरीके से जनता को नहीं बता पाई कि इस लॉकडाउन में आप भूखे नहीं मरने वाले हो। जो एसेंशियल चीजें हैं वो तो सबको प्रोवाइड कर ही जाएगी, जैसे मेडिकल फैसिलिटीज हो गई, खाने पीने की चीजें हो गई। इससे हुआ क्या कि लोगों ने डबल तिबल सामान लिया, जितनी उनको जरूरत थी उससे 2-3 गुना ज्यादा सामान लिया। इसके कारण जिस व्यक्ति को सही में उस सामान की नीड थी उसको वह मिलती ही नहीं है। चाहे वो सैनिटाइजर हो या फिर चावल, हर तरीके के ट्रैवल पे बैन लग चुका था। चाहे वह इंटरनेशनल ट्रैवलिंग करना हो या फिर अपने घर के बाहर बेजबरन का घूमना। लेकिन इसके बावजूद भी लोग मानते नहीं है। कुछ लोग होते हैं ना जिन्हें कहा जाता है कि ये काम नहीं करना है, वह सारे काम छोड़ के उस काम में लग जाएंगे जिसके लिए उन्हें मना किया गया है। इस दौरान कई सारे लोग बीमारी का बहाना बना के टहलने निकले थे। हालांकि हमारी पुलिस काफी थी ऐसे लोगों को मैनेज करने के लिए। लोगों को लग रहा था कि 21 दिन तक अगर कोई बाहर नहीं निकलेगा तो कोविड ऑटोमेटिक ही खत्म हो जाएगा और 14 अप्रैल के बाद सब वापस अपनी रोजमर्रा के काम में लग जाएंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। 25 मार्च 2020 तक भारत में 500 कोविड केसेस थे। 14 अप्रैल तक भारत में कोविड के मरीज 10,000 पार हो चुके थे और यहीं से ही लॉकडाउन का फेज 2 शुरू हो जाता है। 15 अप्रैल से 3 मई तक भारत सरकार द्वारा लॉकडाउन को एक्सटेंड कर दिया जाता है। अब क्योंकि 21 दिन तक किसान घर पे ही थे और खाने की शॉर्टेज होने लगी थी, इसीलिए फेज 2 में एग्रीकल्चर एक्टिविटीज को भी अलाउ कर दिया गया। इस दौरान माइग्रेशन की प्रॉब्लम एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जिसके बारे में हमारे मीडिया ने बात ही नहीं करी। और बात भी कैसे करती, क्योंकि उन्हें रिया चक्रवर्ती के आसपास घूमने से फुर्सत ही कहाँ थी। अपने शब्दों पर संयम रखना चाहता हूं, चाह सको तो बचा लो रिया चक्रवर्ती को। मुहिम चलाई ना, कल बोला ना रिया चक्रवर्ती को, क्या बोलते उसको, ये ड्रगी है। हाँ प्रशांत, चरसी है, गंजड़ी है,
चक्रवर्ती के व्हाट्सएप कन्वर्सेशन मेरे पास है। अरे रिया चक्रवर्ती बोलती है ड्रग दो, मुझे ड्रग्स दो। कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि अपने गांव से शहर आते हैं काम करने के लिए। मैं बात कर रहा हूँ लेबर जैसे काम की, जिसमें कि व्यक्ति दिन भर काम करता था और उसे बहुत कम पैसा दिया जाता। इन पैसों से वह अपना गुजारा ही बड़ी मुश्किल से चला रहा था और लॉकडाउन लगने के बाद तो उनका वह पैसा भी बंद हो गया। हालांकि सरकार फ्री में राशन बंटवा रही थी, लेकिन कई लोगों तक यह राशन नहीं पहुंच पाया। इसीलिए ही वह पैदल निकल पड़े अपने गाँव के लिए। हालांकि सरकार ने यह बात कही थी कि जब तक यह लॉकडाउन चल रहा है मकान मालिक अपने किराएदार से किराया ना ले, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने अपने किराएदार का किराया तक माफ नहीं किया। इसीलिए वह लोग भी पैदल निकल पड़े अपने गांव के लिए। 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 500 किलोमीटर और 800 किलोमीटर तक पैदल चलने के लिए वह निकल चुके थे, वो भी बिना खाना पानी के। इस दौरान सारे ट्रांसपोर्ट बंद थे, ढाबे और रेस्टोरेंट बंद थे, कड़ी धूप थी और ना ही इनके पास पैसे थे। हमें तो भिखारी से भी बेहतर बना दिया इन लोगों ने। जिस सब मजदूर भैया को सबको हम ही की वजह से सरकार चलती है, हमारी वजह से सरकार जहाँ तक है प्रशासन विदेशों से जाता है, हमारी गरीबों की मेहनत का जाता है जहाँ तक जाता है, मगर गरीबों को सर बेकार कर दिया है सारे लोगों ने। लॉकडाउन करना था तो 10 दिन की मोहलत दे देते, 5 दिन की मोहलत देते, जिसको घर जाना है वो चला जाता घरे, यहाँ भूखे प्यासे क्यों मरता। जहाँ पे लॉकडाउन में कई लोगों ने एंजॉय किया है, वहीं पर ही दूसरी तरफ कई लोगों ने 10 गुना ज्यादा सफर भी किया है। अब इस दौरान भी कोविड के केसेस नॉर्मल नहीं हो रहे थे, डे बाय डे केसेस बढ़ते जा रहे थे। 3 मई तक यह आंकड़ा 40,000 तक पहुंच चुका था और यहीं से ही शुरुआत होती है फेज 3 की, जो कि 4 मई से 17 मई तक चलता है। फेज 3 में सरकार के द्वारा कई सारे रिलैक्सेशन दिए गए थे। सबसे पहले हर एरिया को रेड, ऑरेंज और ग्रीन जोन में बांट दिया गया। रेड जोन में बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस रखी गई, उसी के साथ साथ ग्रीन जोन में थोड़ी रिलैक्सेशन दी गई। इस समय तक जो टीनेजर्स थे या फिर जिन पे जिम्मेदारी नहीं थी वह तो एंजॉय कर रहे थे, टिकटॉक, पबजी, फ्री फायर, इंस्टाग्राम, लूडो जैसी चीज़ें चला रहे थे। लेकिन जिन पे जिम्मेदारी थी वह अपना मेंटल पीस खो रहे थे, जिसका सबसे बड़ा श्रेय मीडिया को दिया जाता है, क्योंकि मीडिया ने इस दौरान कई सारी नेगेटिविटी फैलाई। यह लोग इन्फॉर्मेशन तो दे रहे थे लेकिन नेगेटिव। इस दौरान जितने भी कोविड पेशेंट थे उनमें से 50% से ज़्यादा ठीक हो रहे थे, यानी रिकवर कर रहे थे। लेकिन मीडिया वाले ने उन लोगों का इंटरव्यू लेके टीवी पे दिखाना सही नहीं समझा। इन्होंने उन लोगों को बुलाया जो कि और ज़्यादा लोगों को डरा रहे थे, जिसके चलते कई सारे लोग टीवी देखकर ही डिप्रेशन में आ गए थे और डिप्रेशन के चलते कई लोगों ने सुसाइड तक कर लिया था। यह चीज़ें हम में से किसी को भी नहीं पता है। ऐसा क्यों? क्योंकि मीडिया ने इसे कवर नहीं किया। एक ऐसा भी केस था जहाँ पे 16 वर्कर्स रेलवे लाइन पर ही सो गए थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि लॉकडाउन चल रहा है तो ट्रेन नहीं आएगी, लेकिन ट्रेन आ जाती है और वह 16 के 16 ही ट्रेन से कट जाते हैं। ऐसी न्यूज़ के बारे में मीडिया ने ज़्यादा कवर किया ही नहीं। यहीं से ही फेज 4 की शुरुआत हो जाती है, जो कि चलता है 18 मई से 31 मई तक। इस समय तक कोविड केसेस कम तो नहीं हो रहे थे, लेकिन सरकार को पता था कि अगर इसके अलावा भी और लॉकडाउन किया जाता है तो भारत देश और पिछड़ जाएगा। इस फेज में रेड जोन, ग्रीन जोन और ऑरेंज जोन का जो कंट्रोल था वह स्टेट और यूनियन टेरिटरी की सरकार को दे दिया जाता है। थोड़ी बहुत ट्रैवल रेस्ट्रिक्शन पे भी छूट दे दी जाती है। 31 मई आते आते कोविड के केसेस 1,80,000 तक पहुंच चुके थे। कोविड के कई सारे वेरिएंट्स थे, उनमें से ही एक था डेल्टा वेरिएंट, जिसके चलते मार्च के महीने में कोविड कमबैक करता है। डेल्टा वेरिएंट के केसेस बहुत ज़्यादा मात्रा में आने लगे थे। जब तक डॉक्टर्स, एक्सपर्ट और सरकार समझती, उससे पहले ही ये भारत में तबाही मचाने लगा। दस 10,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख तक केसेस एक दिन में आने लगे थे। यह वेरिएंट पहले के वेरिएंट से ज़्यादा खतरनाक था, क्योंकि इसमें डेथ रेट बढ़ता जा रहा था। यह वेरिएंट जिनको भी हो रहा था उनमें से कई लोगों की जानें जा रही थी। भारत का हेल्थ केयर सेक्टर पूरी तरीके से फेल हो जाता है। केसेस इतनी ज़्यादा मात्रा में आ रहे थे कि हॉस्पिटल में वेंटिलेशन बेड तक की कमी पड़ गई थी। और हम सभी जानते हैं कि इस दौरान लोगों को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत पड़ रही थी, लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडर्स का अरेंजमेंट हो ही नहीं पा रहा था, क्योंकि कुछ बेशरम लोग ऐसे भी थे जिन्होंने इस समय इंसानियत से बढ़ के पैसे को समझा। ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी करी। जो सिलेंडर लोगों को 500,000 में मिलना था वह 30,000 के रेट में बिक रहा था। कहीं पे लोगों ने 1 लाख रुपए तक दिए हैं एक सिलेंडर के लिए। इस दौरान ऑक्सीजन की कमी के कारण कई लोगों ने अपने लव्ड वन को खोया है। सरकार नाइट कर्फ्यू को वापस लेकर आती है। साथ ही जिस एरिया में ज़्यादा केसेस आ रहे थे उस एरिया को लॉकडाउन में रखा जा रहा था। टेस्टिंग को बहुत तेजी से बढ़ा दिया गया। इस समय तक वैक्सीनेशन ड्राइव भी शुरू हो गई थी, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। कई सारे रेस्ट्रिक्शन वापस से लगा दिए गए और सरकार ने लोगों से अपील करी कि वह वापस से अपने घर के अंदर चले जाएं और अगर बाहर निकलना भी हो तो सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखें। जुलाई 2021 से कोविड केसेस वापस से डाउन होना शुरू हो जाते हैं।
अब कोविड केसेस कैसे ऑटोमेटिक डाउन होने लगे फर्स्ट वेव और सेकेंड वेव दोनों में, इसका जवाब क्लियर तौर पे आज भी हमारे पास नहीं है। कुछ कहते हैं कि वैक्सीनेशन के कारण कोविड रुक गया, तो कुछ का यह मानना है कि डेल्टा वेरिएंट की उस समय लाइफ खत्म होने लगी थी और कोविड वापस से बैक करेगा अलग अलग वेरिएंट में। अब यह बात कुछ हद तक सही भी है क्योंकि कोविड के अलग अलग वेरिएंट हमें आज भी मिल रहे हैं। हालांकि यह पुराने वेरिएंट जैसे खतरनाक नहीं है। इस समय तक फंगस भी बहुत तेजी से फैल रहा था। ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, येलो फंगस, इनके भी केसेस आने लगे थे और लोगों की इनसे डेथ भी हो रही थी। हालांकि यह कोविड की तरह इंसान से इंसानों में नहीं फैल सकते थे, इसीलिए इनके केसेस इतने ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं हुए। इसके बाद आपने ओमिक्रॉन का नाम सुना होगा, जो कि फैल बहुत तेजी से रहा था, लेकिन यह डेल्टा वेरिएंट जितना खतरनाक नहीं था। भारत में टोटल कोविड केसेस 4,50,00,000 से भी ज़्यादा हैं, जिसमें से 5 लाख लोगों ने अपनी जान गंवाई है। भारत ने दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया था। बाकी देशों को ऐसा लग रहा था कि इतना बड़ा वैक्सीनेशन प्रोग्राम हम नहीं हैंडल कर पाएंगे, लेकिन हमारी सरकार ने इस वैक्सीनेशन ड्राइव को सक्सेसफुल बनाया। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में सभी लोगों को फ्री में वैक्सीनेट भी किया गया और प्राइवेट हॉस्पिटल में कोविशील्ड के करीब 300 से 400 रुपए लिए गए। फिर भी यह बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल था। कोविशील्ड को 3 जनवरी 2021 को ही अप्रूवल मिल चुका था और 16 जनवरी से इसका इस्तेमाल भी शुरू कर दिया जाता है। कोवैक्सीन को भी इस समय तक अप्रूवल मिल चुका था। सबसे पहले यह वैक्सीनेशन 3 करोड़ लोगों को लगना था, जो कि फ्रंटलाइन वर्कर्स थे। एक्चुअली में भारत में वैक्सीनेशन 3 फेजेस में हुआ है। फर्स्ट फेज में फ्रंटलाइन वर्कर्स और हेल्थ वर्कर्स को वैक्सीनेट किया गया क्योंकि उनका वैक्सीनेट होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। फेज 2 में 65 साल से ज़्यादा लोगों को, साथ ही उन इंडिविजुअल्स को वैक्सीनेट किया गया जिनको बीमारी थी। फेज 3 में 18 से ज़्यादा उम्र वालों को वैक्सीनेट कर दिया जाता है और कुछ समय बाद में बच्चों के लिए भी वैक्सीन आ जाती है और उन्हें भी वैक्सीनेट कर दिया जाता है। तो यही थी भारत की कोविड जर्नी। हालांकि मैंने इसमें कई सारी चीज़ें इंक्लूड नहीं करी है क्योंकि अगर मैं सारी चीज़ें रख देता तो यह वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। मैंने कोशिश करी है कि जितनी भी इन्फॉर्मेशन टुकड़े टुकड़े पे इंटरनेट पे अवेलेबल थी कोविड से रिलेटेड, जो कि हम सभी को जानना ज़रूरी था क्योंकि हमें हमारा इतिहास पता होना ज़रूरी है ताकि हम फ्यूचर के लिए प्रिपेयर हो सके। अगर आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक यह वीडियो शेयर करना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।